हाय गाइस, वनडे एग्जाम फैक्ट्री में आप सभी का स्वागत है। गाइस, ये लास्ट पार्ट आज होने वाला है, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर का। तो आर्ट एंड कल्चर ये लास्ट पार्ट है। इसके पहले जो है आर्ट एंड कल्चर का वनडे एग्जाम फैक्ट्री जो मेरा चैनल है ONE1DY वनडे EXAM एग्जाम फैक्ट्री, यहाँ हम लिख देते हैं FACTRY, ऐसे यहाँ डाल करके यूट्यूब पे चेक कर सकते हैं। और प्लेलिस्ट में जा करके सारा वीडियो, यानी कि ऑलरेडी पॉलिटी गवर्नेंस भी हम कंप्लीट करा चुके हैं, ठीक है। 365 यानी कि PT 365 का पॉलिटी गवर्नेंस, ठीक है, पॉलिटी गवर्नेंस भी कंप्लीट हो चुका है। प्लेलिस्ट में जाके आप लोग देख सकते हैं। प्लस ये लास्ट पार्ट है आर्ट एंड कल्चर का, ठीक है। इसके बाद जो है आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इकोनॉमिक्स से स्टार्ट करें 365 का, या फिर इन्वायरमेंट इकोलॉजी करें, या साइंस टेक करें, या इंटरनेशनल रिलेशन, या कौन सा सब्जेक्ट आप लोग चाहते हैं, ठीक है। प्लीज आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। और ये मेरा चैनल जो है नया है, आप सभी आप सभी को अगर अच्छा लगे तभी सब्सक्राइब कीजिएगा, अदरवाइज कोई बात नहीं है, ठीक है। एंड मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है, कि इसका जो है इसमें कुछ मॉडिफिकेशन की जरूरत है या क्या जरूरत है आप सभी, क्योंकि ये मेरा चैनल नया है, ठीक है। तो आप लोग सजेस्ट करके बता सकते हैं। आप लोग इसे अपना ही चैनल समझे। आप जैसा बोलेंगे कि हाँ इसमें ऐसे ऐसे सुधार की जरूरत है, इसका MCQ लेके आइए, या जो भी चाहते हैं आप लोग कमेंट में बेशक बताएं, ठीक है। मैं जरूर कंप्लीट करने का कोशिश करूंगी। तो ज्यादा समय किल नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी जो है 25 मई 2025 को एग्जाम होने वाला है, ठीक है। तो मेरा खुद भी एग्जाम है, ठीक है। ऑलरेडी हम 2 बार मेंस लिख चुके हैं, बट कुछ कम नंबर के कारण मेरा ऑप्शनल में एक्चुअली कम नंबर आया, तो सिलेक्शन मेरी नहीं हो पाई। बट डोंट वरी अबाउट दैट। नेक्स्ट इस साल आप लोग भी मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा कि मेरा हो जाए, है ना। ज्यादा हम समय किल नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे को भी पढ़ाई करनी होती है। चलिए हम टाइम किल नहीं करेंगे एंड स्टार्ट करते हैं। अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियां, यानी कि अदर इंपॉर्टेंट न्यूज, ठीक है। पोर्ट ब्लेयर का नाम जो है बदल करके श्री विजयपुरम किया गया, ठीक है। देखिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसकी राजधानी क्या है, तो पोर्ट ब्लेयर। इसका नाम बदल करके क्या किया गया है, तो श्री विजयपुरम, ठीक है। श्री विजयपुरम जो है ये भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की जीत का प्रतिनिधित्व करता था। इसके साथ ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अद्वितीय योगदान को प्रदर्शित करता है, यानी कि बहुत ही ज्यादा इसका योगदान है, ठीक है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार यहीं पर तिरंगा फहराया था, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। और सेलुलर जेल भी यहीं पे स्थित है, ठीक है, अंडमान निकोबार के पास। तो औपनिवेशिक, यानी कि इसका नाम जो है औपनिवेशिक विरासत से अलग होने का भी संकेत देता है। इसलिए ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह को समकालीन सामरिक भूमिका को उजागर करता है। और ये द्वीप जो है कभी चोल साम्राज्य के नौसैनिक अड्डे के रूप में कार्य करता था, ठीक है। एक समय हुआ करता था कि चोल साम्राज्य का नौसैनिक अड्डे के रूप में ये कार्य होता था। चोल साम्राज्य की अगर हम बातें करें, तो चोल साम्राज्य का जो महत्वपूर्ण इसमें क्या क्या भूमिका रहा है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। राज राजा, यानी इसका जो है राज राजा का कार्यकाल 985 से स्टार्ट हुआ और 1014 ईस्वी तक ये चला, ठीक है। राजेंद्र प्रथम की बात करें तो 1014 से लेके, यानी कि राज राजा के बाद किसका शासनकाल स्टार्ट होता है, तो राजेंद्र प्रथम का, ठीक है, 1014 से 1044। इसके उत्तरवर्ती चोल शासकों ने एक शक्तिशाली नौसेना तैयार किया था और आक्रमण सैन्य नीति को अपनाया था, ठीक है। इस शासकों के बंगाल तक की विजय का कारण बंगाल की खाड़ी चोल झील कहे जाने लगा था। और पूर्व की ओर बढ़ने की नीति के तहत ये दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ समृद्ध व्यापार को सक्षम किया गया, यानी कि दक्षिण पूर्व एशिया के साथ जितने भी कंट्री वगैरह आते हैं सबके साथ उस समय बहुत ही समृद्ध लेवल पे, बहुत ही यानी कि ह्यूज लेवल पे व्यापार होता था, ठीक है। नागपट्टिनम जैसे कि व्यापारिक केंद्र स्थापित किया गया, ठीक है। नागपट्टिनम ये क्या था, व्यापारिक, यानी कि ट्रेड रूट था, ट्रेड वगैरह एक केंद्र होता था, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नौसैनिक अभियान, इससे रिलेटेड। तो राज राजा ने त्रिवेंद्रम आदि में चेर नौसेना को नष्ट कर दिया। इसके साथ ही कंडालूर सलाई का युद्ध होता है 1988 ईस्वी में, और केरल के कंडालूर में चेरों के खिलाफ राज राजा की पहली सैन्य विजय हुआ था, यानी कि इनकी सेना जो थी वो जीत गई थी, ठीक है। चेर नौसेना
बलों और बंदरगाहों को नुकसान हुआ था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो श्रीलंका पर आक्रमण किया गया और उसके उत्तरी भाग पर, श्रीलंका के उत्तरी भाग पर अधिकार कर लिया गया। मालदीव पर भी विजय प्राप्त किया था। ठीक है, राजेंद्र प्रथम की बात करें तो श्रीलंका पर नौसैनिक विजय, पूरे द्वीपों को चोल साम्राज्य का एक प्रांत बना दिया गया था। ठीक है, मलय जो है, मलय प्रादीपीय और पड़ोसी द्वीपों को फैले शैलेंद्र समाज के खिलाफ एक बड़ा अभियान शुरू किया गया था। इसके साथ ही उसे मलय प्रायद्वीप और सुमात्रा के कई क्षेत्रों पर भी विजय प्राप्त किया था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वर्ल्ड हेरिटेज। तो ये बहुत ही ज्यादा चर्चा में है। देखो गाइस, ये 365, ये आप लोग ऑलरेडी एग्जाम देते होंगे तो आप समझ सकते हैं, ये पूरे 1 ईयर्स का कंपाइलेशन होता है। ठीक है, देखिए वर्ल्ड हेरिटेज ट्रांस ह्यूमन्स इनिशिएटिव, मुझे लगता है कल ये शायद हम पढ़ाए थे, 100% पढ़ाए थे, बट डोंट वरी, रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये पहला नेतृत्व जो है अंतर्राष्ट्रीय स्मारक स्थल परिषद करेगी। इस पहल को अजरबैजान का भी समर्थन प्राप्त हुआ है। ठीक है, ट्रांस ह्यूमन्स के बारे में अगर हम बातें करें तो पशुओं और मौसमी प्रवासन की प्रारंभिक प्रथा और घुमंतू व्यवस्था है। इसमें क्या होता है कि मानव समुदाय जो होता है पशुधन के साथ साथ भौगोलिक जलवायु क्षेत्रों को भी प्रवास करते रहते हैं। 2023 में 2 ट्रांस ह्यूमन परंपराओं को यूनेस्को के मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, 10 यूरोपीय देशों में ट्रांस ह्यूमन और स्विट्जरलैंड को अल्पाइन चरागाह मौसम है। ठीक है, यानी कि स्विट्जरलैंड में क्या है तो अल्पाइन चरागाह क्लाइमेट है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भारत के ट्रांस ह्यूमन भू क्षेत्र। ठीक है, तो ट्रांस ह्यूमन भू क्षेत्र जो है ये हिमालय से प्रचलित, इसमें गज्जर, बकरवाल, गद्दी, चांगपा जैसे कई खानाबदोश जनजातियां भेड़ और बकरियां पालती है। ठीक है, जैसे आप लोग देख सकते हैं गुजरवाल, बकरवाल, गद्दी, ये जो है ना ज्यादातर आपको मिलेगा राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात वाले क्षेत्र में। प्लस बकरवाल, गद्दी जनजाति जो है ये आपको जम्मू कश्मीर में भी मिलता है। ठीक है, तो गर्मियों में पशुओं को उप अल्पाइन और अल्पाइन चरागाहों में ले जाया जाता है, जबकि सर्दियों में उन्हें आसपास के मैदानों में ही चराया जाता है। ठीक है, जो नियर अबाउट के जो मैदान होते हैं घास के, वहीं पे ये लोग चराते हैं। जैसे यह परंपरा कहाँ कहाँ है तो ये राजस्थान में भी मिलेगा, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाकों में। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, यूनेस्को जो है इसकी मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड क्या है तो यूनेस्को को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में 20 साहित्यिक कृतियां शामिल किया गया है, जिसमें 3 भारतीय साहित्य कृतियां, पांडुलिपि को भी शामिल किया गया है। ठीक है, रामचरितमानस है, दूसरा क्या है पंचतंत्र है, और तीसरा जो है सहृदयालोक है। ठीक है, लोकन, यानी 3 जो है ये भारत के साहित्य कृति को शामिल किया गया है। ठीक है, इस सूची में शामिल करने का निर्णय मंगोलिया के उलान बटोर में ये आयोजित हुआ था। मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड कमेटी फॉर द एशिया एंड द पैसिफिक, इसकी 10वीं बैठक हुआ है। कौन सा बैठक हुआ है तो 10वीं बैठक हुआ है। दूसरा क्या याद रखना है कि भारत के इसमें से 3 साहित्यिक कृतियों को शामिल किया गया है, यानी कि पांडुलिपियों को शामिल किया गया है, जिसमें रामचरितमानस, पंचतंत्र और सहृदयालोकन। ठीक है, इतना 3 याद रखना है। कौन सी बैठक पूछेगा तो 10वीं बैठक आपको बताना है। ठीक है, अगर इसमें से यदि कहे कि टोटल कितना शामिल किया गया है ऑल ओवर द वर्ल्ड लेवल पे यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड में, तो टोटल 20 हो जाएगा। ठीक है, जिसमें से 3 भारत में है, यानी कि और जगह पे 17 हो जाएगा। ठीक है, भारत को मिलाकर के 3 जो है पांडुलिपि, रामचरितमानस, पंचतंत्र, सहृदयालोक, टोटल हो जाएगा 17 3 20। ठीक है, तो इतना अपन याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यूनेस्को के बारे में। तो इसका स्थापना जो है यूनेस्को शुरू कब हुआ तो 1992 में। ठीक है, इसमें 3 तरह के रजिस्टर शामिल होते हैं। कौन कौन होते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे होता है, दूसरा क्षेत्रीय होता है, और तीसरा राष्ट्रीय रजिस्ट्रार होता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय रजिस्ट्रार में भारतीय कई कृतियां पांडुलिपि शामिल है, जैसे कि तमिल मेडिकल मैन्युस्क्रिप्ट है, कलेक्शन है, शैव पांडुलिपियां है, ऋग्वेद के है, कुछ प्रोग्राम के लक्ष्य वगैरह क्या क्या है, इसके प्रोग्राम के मुख्य लक्ष्य क्या है, यानी इसका एम्बिशन क्या है, तो उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। विश्व भर की दस्तावेजी विरासत को सुरक्षित रखना, इन दस्तावेजी विरासत तक सभी की पहुंच सुनिश्चित करना, दस्तावेजी विरासत के बारे में जन जागरूकता को बढ़ावा देना। सूची में शामिल 3 भारतीय साहित्य संस्कृतियां के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। जो रामचरितमानस, देखिए रामचरितमानस जो है इसकी रचना कब होता है तो 16 शताब्दी में गोस्वामी तुलसीदास
के द्वारा किया जाता है, जो आप सभी को पता है ऑलरेडी। ये अवधी भाषा में लिखा गया। कौन सा भाषा में? तो अवधी भाषा में लिखा गया। एक महाकाव्य है जिसमें कि 7 कांड है, ठीक है। इसमें रामायण की जुड़ी घटनाओं का काव्यात्मक रूप में वर्णन किया गया है। पंचतंत्र की बात करें तो ये आचार्य विष्णु शर्मा के द्वारा संस्कृत में रचित किया गया, यानी कि लिखा गया, ठीक है। जीवंत भारतीय दंत कथाओं में सबसे पुराने संग्रहों में से एक क्या है? पंचतंत्र है, ठीक है। तीसरा अगर हम लोग बात करें, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, 5 भागों से मिलकर बना है। इस ग्रंथ की सबसे अनोखी विशेषता कहानी के भीतर कहानी की प्रस्तुति है, ठीक है। सहृदयालोकन ये तीसरा है। ये आचार्य आनंद वर्धन संस्कृत में इसे लिखे हैं। भारतीय काव्य शास्त्र की एक कालजयी रचना है। दार्शनिक अभिनव गुप्त इस एक भाष्य लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपन इतना फैक्ट याद रखना है गाइज, इसे 2 से 3 बार 4 बार जितना बार सिर्फ ऑडियो फोन लगा के आप सुन लीजिएगा ना, ईयरफोन लगा करके इत्मीनान से बैठ जाइएगा चुपचाप, ईयरफोन लगा के 2 से 3 बार 4 बार जितना बार सुन लीजिएगा, एकदम हूबहू याद हो जाएगा, ठीक है। एंड दूसरा बात, जैसे सुन लीजिएगा ना, A4 साइज एक पेपर ले लीजिएगा, उसके बाद आप लिखिएगा कि हाँ हमने क्या क्या सुना है। तो देखना आपको 70 से 80% आपका रिकॉलिंग पावर बढ़ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही पढ़ा जाता है, हम लोग भी ऐसे ही पढ़ते हैं। सपोज करो कि आज एक दिन में हम लोग क्या पढ़े, शाम में बैठ करके उसको लिखते हैं कि अच्छा मैंने ये पढ़ा, अच्छा ये कहीं भूलते हैं, फिर जा करके चेक करो, फिर पढ़ो। इससे क्या है, मेमोरी पावर आपका ये स्ट्रांग होगा, ठीक है, रिकॉलिंग पावर बढ़ेगा। बाकी हम लोग नेक्स्ट देखते हैं साहित्य अकादमी। तो साहित्य अकादमी की बात करें तो मशहूर लेखक जो है रस्किन बॉन्ड को साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। साहित्य अकादमी फेलोशिप के बारे में बात करें तो ये फेलोशिप किसी लेखकों के अकादमी के द्वारा दिए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। यह साहित्य के अनमोल धरोहर यानी कि द इम्पोर्टेंट ऑफ द लिटरेचर के लिए आरक्षित है, रिजर्व है, ठीक है। रस्किन बॉन्ड की प्रमुख साहित्यिक रचना की बात करें तो वाइग्रेट्स इन द वैली, वंस अपॉन द मानसून टाइम, एग्री रिवर, स्ट्रेंजर इन द नाइट, ऑल द रोडर्स लीड टू गंगा, ठीक है। ये है इनके द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हेडक्वार्टर कहाँ है, तो दिल्ली में है। साहित्य अकादमी के बारे में बात करें तो इसकी उत्पत्ति जो है सबसे पहले 1954 में हुआ था, सोसाइटीज पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत, ठीक है। मंत्रालय आपसे जरूर पूछेगा, मंत्रालय बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और कुछ पूछे चाहे नहीं पूछे, आपको मंत्रालय हमेशा याद रखना है। इसका एस्टेब्लिशमेंट याद रखना है, दूसरा कोई भी चीज का मंत्रालय याद रखना है, क्योंकि अक्सर यूपीएससी का आदत है वो आपसे पूछेगा कि कौन सा मंत्रालय, यहाँ सांस्कृतिक मंत्रालय है, ये दे देगा आपको। हो सकता है शिक्षा मंत्रालय दे दे, आपको लगे भाई एजुकेशन से रिलेटेड है, हो सकता है गलत हो जाएगा, ठीक है। तो मंत्रालय जो है सांस्कृतिक मंत्रालय के अधीन स्वायत्त निकाय है, ठीक है। भूमिका की बात करें तो ये 24 भाषाओं में साहित्यिक गतिविधियों को संचालित करता है, और इस भाषाओं में संविधान की 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषाएं और अंग्रेजी व राजस्थानी को सम्मिलित किया गया, ठीक है। इसके द्वारा प्रमुख पुरस्कार की बात करें तो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है भाषा सम्मान वगैरह के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय अभिधम दिवस, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय अभिधम दिवस की बात करें तो सांस्कृतिक मंत्रालय, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिषद के सहयोग से नई दिल्ली में विज्ञान भवन परिसर में अंतर्राष्ट्रीय अभिधम दिवस समारोह को आयोजन किया गया है। इस समारोह में भारत सरकार के द्वारा हाल ही में पाली को शास्त्रीय भाषा घोषित किए जाने की भी सराहना किया गया है। तो आपको तो एक फैक्ट याद रखना है, कौन सा मंत्रालय है, तो सांस्कृतिक मंत्रालय। दूसरा कौन सी ये भारत सरकार के द्वारा किसे घोषित किया गया है, तो पाली भाषा को शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय अभिधम दिवस की बात करें तो अभिधम दिवस एक ऐतिहासिक घटना याद में मनाया जाता है। भगवान बुद्ध जो है स्वर्ग लोक यानी कि तुसीता देवलोक से उत्तर प्रदेश के शंकसिया, अब क्या है शंकसिया बसंतपुर में अवतरित हुए थे, ठीक है। इस घटना को सम्राट अशोक जो है शंकसिया हाथी स्तंभ के द्वारा चिन्हित किया गया है, यानी हाथी स्तंभ जो है उसमें ये मेंशन किया गया है। इस घटना को पहली वर्षवास वर्ष के अंत तक परवर्णा उत्सव, वर्षवास की समाप्ति का उत्सव के आयोजन भी प्रतीक है इसका। वर्षस या फिर वर्षवास 3 महीने अवधि की होती है। इस दौरान बौद्ध भिक्षु जो होते हैं एक बुद्ध विहार में रह करके अध्ययन करते हैं, और ये ध्यान साधना करते हैं, ज्ञान अर्जन करते हैं। फिर वर्ष के शेष महीनों में वो भ्रमण यापन करते रहते हैं, एक जगह से दूसरे जगह अपन भ्रमण करते हैं। अभय मुद्रा की बात करें तो अभय मुद्रा ये हाल ही में संसद में विपक्ष के नेता ने अपने भाषण में अभय मुद्रा का जिक्र किया है। अभय मुद्रा जो है
ये मुद्रा निर्भरता को इंगित करता है। बुद्ध के द्वारा पागल हाथी को वश में करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। ये मुद्रा जो है पांचवें ध्यानी बुद्ध अमोघ सिद्धि ने अपनाया था। ठीक है, बुद्ध से जुड़े हुए कुछ हम लोग फैक्ट देखते हैं। तो भूमि स्पर्श मुद्रा, ठीक है, भूमि स्पर्श मुद्रा जो है ये पृथ्वी परिकात्मक रूप से बुद्ध के ज्ञान की सत्यता की साक्षी के रूप में यह मुद्रा जो है मार विजय की प्रतीक है। इस मुद्रा के शाक्य मुनि या फिर बुद्ध के सत्य और ध्यान करते हुए मार के द्वारा उत्पन्न बाधाओं पर विजय प्राप्त है। ध्यान मुद्रा या ध्यान की मुद्रा है, ये विचार इंद्रियों शांति के सटीक संतुलन को इंगित करता है। धर्म चक्र परिवर्तन की बात करें तो चक्र का मतलब होता है घुमाना। ठीक है, मुद्रा जो है यह धर्म के उपदेश का प्रतिनिधित्व करता है, रिप्रेजेंटेट करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सांस्कृतिक संपदा समझौता यानी कि कल्चर प्रॉपर्टी एग्रीमेंट क्या है। तो नई दिल्ली में विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र में, कौन से सत्र में, तो 46वें सत्र में कहाँ पे आयोजन हुआ, तो दिल्ली में आयोजन हुआ, इतना याद रखना है। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका, कौन कौन, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने पहले सांस्कृतिक संपदा समझौते पर सिग्नेचर किए हैं। ठीक है, सांस्कृतिक समझौता के बारे में बात करें, इसका उद्देश्य क्या है, तो भारत से संयुक्त राज्य अमेरिका को पुरावशेषों के अवैध तस्करी, ठीक है, यानी कि अवैध तस्करी को रोकना है। इलीगल जो तस्करी वगैरह होता है उसे रोकना है, अंकुश लगाना है। इस समझौते के तहत भारतीय मूल के कुछ जो है पुरातात्विक सामग्री और एथनोलॉजिकल सामग्री के संयुक्त राज्य अमेरिका में आयात करने पर प्रतिबंध लगाता है। ठीक है, ये समझौता की हम बात करें तो ये समझौता संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय पुरावशेष त्वरित जब्ती और उन्हें भारत में वापस लाने के लिए भी सहायता करेगा। ठीक है, पुरावशेष और तस्करी के रोकने के प्रयास में हम लोग अगर बातें करें तो ये सांस्कृतिक संपदा के स्वामित्व, अवैध आयात निर्यात, हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगाने के लिए रोकथाम करने वाले साधनों पर यूनेस्को कन्वेंशन 1970 आर्टिकल पूछे तो 9 में, 1970 आर्टिकल 9 में अवैध तस्करी को रोकने का उपाय इसमें ऑलरेडी मेंशन है। ठीक है, काशी कल्चर पाथवे नाम से G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप आउटकम डॉक्यूमेंट जारी किया गया है। इसमें क्या है, पुरातात्विक सामग्री की अवैध तस्करी, ठीक है, के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए एक प्रभावी वैश्विक गठबंधन का समर्थन किया गया। ठीक है, यानी आर्कियोलॉजिकल कुछ सामग्री है जिसे अवैध तरीके से उसको रोकने का, जो तस्करी वगैरह किया जाता है एक देश से दूसरे जगह, उसे रोकने के लिए परिपूर्ण रूप से समर्थन किया गया। ठीक है, यानी कि कुल ये लोग का मकसद है कि इसे रोकना है। ठीक है, अवैध तरीके से जो तस्करी होता है उसे रोकना है। भारत में क्या क्या प्रयास हुआ है उसके बारे में अगर हम बात करें तो पुरावशेष और बहुमूल्य कलाकृतियां अधिनियम 1972 धारा 3 के तहत भारत से बाहर पुरावशेषों के निर्यात पर रोक लगाती है। आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा, ऐसे ऑप्शन में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए ऐसे दे देगा। पुरावशेष, बहुमूल्य कलाकृतियां, ये वाला स्टेटमेंट लेकर के अधिनियम 1986 धारा 3 के तहत, आप तो पढ़े हुए हैं कि धारा 3 है लेकिन 1972 है, 86 तो है नहीं, और स्टेटमेंट आपको लगेगा सही है लेकिन गलत हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन बनता है, आपको मूल रूप से कुल मोटे मोटे तौर पे जो बुलेट पॉइंट है उसे आपको याद रखना है, तभी जाके प्रीलिम्स क्वालिफाई होगा। ठीक है, यदि किसी अन्य देश में भारतीय पुरावशेषों को पता चलता है तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI जो है, यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उन देशों के साथ समन्वय करने और पुरावशेषों के देश में वापस लाने के लिए जिम्मेदार है, यानी ASI इसके लिए जिम्मेदार है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं विश्व भर में 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। तो ये योग दिवस जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, MVVI कर लो आप लोग। ठीक है, देखो योग दिवस की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र ने 2014 से लेके 2014 में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया था। कब घोषित किया गया था, 2014 में, यानी मोदी जी की जब गवर्नमेंट में आई थी, जब मोदी जी की यानी कि जब सरकार बनी थी, लाइक बोले बीजेपी की जब गवर्नमेंट आई थी तब की बात हो रही है। ठीक है, 2014 में 21 जून को, यानी कि यूनाइटेड नेशन ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया। इसका उद्देश्य क्या है, तो योग से जुड़े कई लाभों के बारे में विश्व भर में जागरूकता बढ़ाना, यानी कि अवेयरनेस बढ़ाना योग के बारे में। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा के संकल्प का मसौदा प्रस्तुत किया। 175 सदस्यों ने इस संकल्प के पक्ष में मान्यता दिया। ठीक है, आप इसे डायरेक्ट एज इट इज
मेंस में आप लोग लिख सकते हैं टू द पॉइंट, ठीक है। इसके अलावा आप इंटरव्यू में भी बता सकते हैं, ठीक है, कि इन 2014 हैज बीन approved by the United Nation 21 जून टू रेगुलेट बाय द अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। 175 कंट्री ऑलरेडी सिग्नेटरी ऑन द इंटरनेशनल योग दिवस, ऐसे आप लोग मेंशन कर सकते हैं, इंटरव्यू में बता सकते हैं। यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहीं पे भी डायरेक्ट मेंस में यूज कर सकते हैं या फिर इंटरव्यू वगैरह में बता सकते हैं। अर्थ योग, यानी योग शब्द का संस्कृत का मतलब क्या होता है? यूज यानी धातु से बना है, जिसका अर्थ है मिलाना या फिर जोड़ना, ठीक है। इसे शरीर मस्तिष्क आत्मा के संयोजन के रूप में देखा जा सकता है। यानी कि शरीर जो है अपना बॉडी, मस्तिष्क, दिमाग और पूरे आत्मा सबको एक संयोजन करता है, बाउंडिंग करता है, सबको एकत्र करके रखता है, ठीक है। यानी कि कुल रूप से अगर हम बातें करें तो शांति, मतलब एक होता है ना, पीसफुल आपको फील होगा जब आप लोग मेडिटेशन वगैरह करते होंगे। तो संपूर्ण स्वास्थ्य के सेहतमंदी की राज भी माना जाता है, क्योंकि जब ये सब आप करते हैं योग वगैरह, तो आपकी सेहत जो है एकदम बेटर रहेगा, कोई जल्दी बीमारियां नहीं होगी भी तो आपका लड़ने की कैपेबिलिटी रहेगा, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहेगा, लाइक बोले तो। 6 भारतीय दर्शन, षड दर्शन में योग दर्शन भी शामिल है, और शेष 5 भारतीय दर्शन है। तो कौन कौन है इसमें? है भारतीय 5 दर्शन जो है, वैशेषिक है, न्याय है, सांख्य है, पूर्वी मीमांसा है, वेदांत और उत्तर मीमांसा है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं योग की उत्पत्ति कैसे हुआ। तो योग की उत्पत्ति की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता की कई मुहरों और जीवाश्म अवशेषों में योगाभ्यास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जिससे पता चलता है कि प्राचीन काल से ही भारत में योग का आभास हुआ है, ठीक है। योग शब्द का उल्लेख की बात करें तो चारों वेद में है, ठीक है। 2री शताब्दी ईसा पूर्व में पतंजलि के योग सूत्र में योग का व्यवस्थित तरीके से भी उल्लेख मिलता है। पतंजलि के एक अन्य रचना है महाभाष्य, यानी कि विस्तृत टीका, इसका मतलब होता है। योग सांस्कृतिक कूटनीति के बीच की संबंध की बात करें तो योग जो है भारत की सॉफ्ट पावर कूटनीति के यानी कि सॉफ्ट पावर जो है कूटनीतिक डिप्लोमेट की बात करता है। इसके साथ ही जो है ये सांस्कृतिक कूटनीति के रूप में भूमिका निभाता है। भारत के सबसे बड़े सांस्कृतिक दूत के रूप में भी उभरा हुआ है। एक दूसरे की समझ को बढ़ावा देने के लिए देशों और उन लोगों के बीच विचारों, जानकारी, कला के रूप में भाषा, सांस्कृतिक अन्य पहलुओं का आदान प्रदान किया जाता है। सांस्कृतिक कूटनीति कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ग्रीष्म संक्रांति, ठीक है। ग्रीष्म जो है यानी कि समर सोलिस्टिस के बारे में हम लोग बातें करेंगे। तो 21 जून को, यानी कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में, कहाँ पे? तो उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है, सूर्य की ओर झुका होता है और सूर्य की किरणें सीधे कर्क रेखा पर पड़ती है। जैसे कि मान लो कि ये आपका 1 मिनट ऐसे हम गोल बना दें, ये थोड़ा ऐसा हो गया। देखो ये मान लो कि इक्वेटर हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये आपका इक्वेटर हो गया, यहाँ से आप 30 डिग्री ले लो, ठीक है। फिर साउथ में 30 डिग्री ले लो, ठीक है। तो ये हो गया आपका इक्वेटर। इक्वेटर के बाद आपका ये हो जाएगा आपको अंटार्कटिका, ठीक है, ये नीचे वाला पोर्शन। इसके बाद ये 30 डिग्री ऊपर, 30 डिग्री नीचे, ये जो है पूरे यानी कि यहाँ पे क्या है कि पूरा काफी गर्म इलाका रहता है, लाइक बोले तो पूरा गर्मी रहता है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश जो है यहाँ पे, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये आपका ट्रॉपिक ऑफ ये 30 डिग्री ऊपर चले जाओ, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, नीचे आ जाओ ट्रॉपिक ऑफ ये कैप्रिकॉर्न, ठीक है। तो जब जैसे ठंडी की वेदर आती है ना, हालांकि ये सब ज्योग्राफी के है बट मैं थोड़ी बहुत बता देती हूँ। तो देखो यहाँ से क्या है कि सूर्य जो है एक्चुअल उत्तरायण हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला पोर्शन जो है ठंडा मिलेगा, क्योंकि सूर्य जो है इसी के आसपास रहता है, तो ये गर्म इलाका है, ठीक है। और ऊपर में तो जाएगा नहीं, यानी कि ये तिरछा जाएगा तो उतना पड़ेगा नहीं, तो ये टोटल जो है ना ये इलाका काफी गर्म रहता है। तो यही कह रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में, तो ये हमारा यहाँ से उत्तरी गोलार्ध हो जाएगा, ठीक है। यानी उत्तरी गोलार्ध की ओर झुकाव की उन्मुख रहता है, ठीक है। और अक्सर आप यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे जो भी कंट्री आएगा ना, तो यहाँ पे ठंडी के दिनों में देखते हैं कि आप यहाँ पे थोड़ी बहुत धूप निकलती है, बाकी ये वाला पोर्शन में जो भी कंट्री आएगा चाहे नीचे में, ये काफी ठंडा रहता है, ठीक है।
जिसके कारण यहाँ पे गर्मी का जरा भी एहसास नहीं होगा और यहाँ के लोग ठंडी की वजह से यानी कि वाइट काफी ज्यादा होते हैं। ये सब हालांकि ज्योग्राफी का कंसेप्ट है, बट डोंट वरी अबाउट दैट। तो मैं आपको बता दूं फिर से, तो ये कह रहे हैं कि उत्तरी गोलार्ध में सूरज की झुका हुआ रहता है और सूरज की किरणें सीधे कर्क रेखा पर पड़ता है, जो हम आपको बताए हैं ना, ऐसे इक्वेटर बना करके, ये इक्वेटर हो गया, यहाँ से 30 डिग्री, यहाँ से 30 डिग्री कर लो, ठीक है। ये हो जाएगा यहाँ से आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और यहां से हो जाएगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। तो यहां से सूरज जो होता है, सूरज की किरणें झुका हुआ रहता है, सीधे कर्क रेखा पे पड़ता है, ठीक है। ये कर्क रेखा इक्वेटर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो कह रहा है कि सूरज की किरणें सीधे कर्क रेखा पर पड़ती है। उत्तरी ध्रुव के सूर्य की ओर झुकाव और उन्मुख होने के चलते आर्कटिक वृत्त पर, ठीक है, आर्कटिक वृत्त पर उत्तर में मौजूद स्थानों पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन का उजाला रहता है, ठीक है। आर्कटिक वृत्त से उत्तर में मौजूद स्थानों पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन का उजाला रहता है, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात 21 जून को होता है, ठीक है। आपको ये भी याद रखना है, दूसरा याद रखना है, 21 जून 2014 को यूनाइटेड नेशन के द्वारा योग दिवस, इंटरनेशनल योग दिवस मनाने की घोषणा किया गया था, ठीक है। तो इतना आपको फैक्ट याद रखना है। इस समय दक्षिण गोलार्ध में ठीक इसे उलट स्थितियां होती है, अर्थात सबसे छोटी दिन और सबसे लंबी रात होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भारतीय ध्वज, ठीक है। भारतीय ध्वज यानी कि फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के बारे में हम बात करेंगे। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने देशवासियों को हर घर तिरंगा अभियान के तहत अपने घरों में तिरंगा फहराने की आग्रह किया है। राष्ट्रीय ध्वज फहराने के संबंध में सभी नियम और विनियमन भारतीय ध्वज संहिता 2002 और 2021-2022 में संशोधित हुआ है। भारतीय ध्वज संहिता 2002 की बात करें, ये भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के रूप में उपयोग, प्रदर्शन, फहराने के बारे में कानून की परिपटियों का एक सेट है, जिसे 26 जनवरी 2002 को प्रभाव में लाया गया था। निजी, सार्वजनिक, सरकारी संस्था के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन को नियंत्रित करता है। घर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराना सामान्य नागरिक, निजी संगठन, शैक्षणिक संस्था राष्ट्रीय ध्वज और उसकी गरिमा, सम्मान और अनुसार किसी भी दिन या अवसर को फहरा सकते हैं। लेकिन साथ ही ये संशोधन 2022 में किया गया था। राष्ट्रीय ध्वज हाथ से काते और हाथ से बुने हुए मशीन से निर्मित कपास, पॉलिस्टर, ऊनी, रेशम, इत्यादि बेल्टिंग से बना होगा। संहिता ये संशोधन 2021 में किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय ध्वज का आकार क्या है। तो आयताकार होता है, ऐसे होता है, ठीक है, 3 पट्टी होती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ध्वज किसी भी आकार का हो सकता है, लेकिन ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 रखना अनिवार्य रहता है, ठीक है, यानी 3:2 रहता है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस की बात करें, यानी कि नेशनल हैंडलूम डे की बात करें, तो 7 अगस्त 2024 को देश भर में 10वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया, ठीक है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस की बात करें, इसका उद्देश्य क्या है, तो हथकरघा बुनकरों को सम्मानित करना, हथकरघा उद्योगों को प्रेरणा करना, जागरूकता करना, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इतिहास में ये दिन स्वदेशी आंदोलन को स्मृति में चुना गया था, क्योंकि स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत भी 7 अगस्त 1905 को किया गया था। आंदोलन में ब्रिटिश वस्तुओं को बहिष्कार किया गया, जबकि हथकरघा निर्मित वस्त्रों और साहित्य निर्मित उत्पादों को खरीदने पर बल दिया गया था। यानी कि कुल मिला के कहा जा रहा है, अपने यानी कि यानी कि मैनमेड जो है, ह्यूमन के द्वारा बनाया गया जो चीज है, जो अपने घरों में बनाया गया, जैसे कि मान लो इंडिया है और यहाँ पे खुद का प्रोडक्शन हो रहा है, खुद के चीजों को खरीदा जा रहा है, जैसे चाइना हो गया, अमेरिका हो गया, इन सब चीजों को नहीं उतना फोकस किया जा रहा है। मतलब स्वदेशी आंदोलन 1905 में हुआ था, तो ये कहा गया था कि भाई अंग्रेजों की जो सामान है, प्रोडक्ट है, उसे बहिष्कार करो और स्वदेशी चीज को अपनाओ। स्वदेशी मतलब जो अपने घरों में बना हुआ है, घरों मतलब कि जैसे इंडिया में ही जो निर्मित हुआ है, उस प्रोडक्ट को आप अपनाओ, इसका बोला जा रहा है। पहला राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2015 में मनाया गया था। तो आपसे पूछेगा क्वेश्चन कि पहला राष्ट्रीय हथकरघा दिवस जो है 2014 में मनाया गया था या 2022 में, तो ये क्वेश्चन आप लोग ध्यान देंगे कि गलत हो जाएगा। इसकी स्टार्टिंग जो है 2015 में हुआ था, लेकिन 7 अगस्त से ये स्टार्टिंग हुआ था। तो फिर इसके बैकग्राउंड में आपको जाना है क्यों रिलेटेड है, तो 1905 में स्वदेशी आंदोलन शुरुआत इसी दिन को हुआ था, इसलिए ये डेट लिया गया, ठीक है।
हथकरघा भारत का सबसे बड़ा कुटीर उद्योग, ग्रामीण क्षेत्र का दूसरा सबसे बड़ा रोजगार प्रदान करने वाला व्यवसाय है। इसमें 70% बुनकर और संबंध श्रमिक महिलाएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एरी सिल्क। ये बहुत ही चर्चा में रहा है एरी सिल्क। ठीक है, पूर्वोत्तर हस्तशिल्प और हथकरघा विकास निगम एरी सिल्क के लिए ओइकोटेक्स प्रमाणन, ठीक है, ओइकोटेक्स सर्टिफिकेट सफलतापूर्वक प्राप्त किया है। ठीक है, ओइकोटेक्स वास्तव में एक प्रमाणीकरण मानक है और यह सुनिश्चित करता है कि वस्त्रों का हानिकारक पदार्थों के मामले में परीक्षण किया गया है और उन्हें पर्यावरण के अनुकूल परिस्थितियों में निर्मित किया गया है। ठीक है, एरी सिल्क के बारे में बात करें तो दुनिया भर में एकमात्र वीगन रेशम के रूप में प्रसिद्ध है। ऐसा इस कारण से है क्योंकि रेशम उत्पादन प्रक्रिया के विपरीत और इसमें कोकून के भीतर कीट की मृत्यु नहीं होती है और विपरीत कीट कोकून के भीतर जीवित रहता है। ठीक है, इसके उत्पादन की बात करें तो ये क्या है, एक रेशम कीट की प्रजाति है फिलोसामिया रिसनी के द्वारा, यानी किसके द्वारा, फिलोसामिया रिसनी के द्वारा। यह कीट मल्टीवोल्टाइन एक सीजन में दो से अधिक बार अंडे और बच्चे देने वाले होते हैं। इसके साथ ही साल में 5 से 6 बार पाला जा सकता है। ठीक है, भारत में सभी 5 प्रकार के रेशम उत्पादित होते हैं, यानी कि टोटल 5 प्रकार का रेशम होता है जिसमें भारत में सभी रेशम ये पाए जाते हैं। कौन कौन है, एक होता है मलबरी रेशम, दूसरा इरी रेशम, तीसरा उष्णकटिबंधीय तसर रेशम, चौथा शीतोष्ण टसर रेशम और पांचवा होता जो है ये होता है मुगा रेशम। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डेनिसोआ। डेनिसोआ क्या है, तो तिब्बत की बैसिया कास्ट, तिब्बत की बैसिया कास्ट गुफा में कुछ मानव हड्डियों के अवशेष मिले हैं। वैज्ञानिकों ने यह बताया है कि इसकी पहचान किया है डेनिसोवन नामक पुरातात्विक मानव प्रजाति के व्यक्ति के रूप में किया गया है। डेनिसोवन क्या है, तो ये होमिनिड एक विलुप्त प्रजाति है, एक स्पीसीज है, आधुनिक मानव के निकटता से संबंधित है। ठीक है, यानी कि ये भी एक मानव के रूप में था। इस प्रजाति जो है लगभग मानव से रिलेट करता है। ठीक है, इस प्रजाति की आबादी की बात करें पिछले हिम युग के दौरान साइबेरियाई से लेकर के दक्षिण पूर्व एशिया तक माना जाता है। डीएनए साक्ष्य से पता चलता है कि डेनिसोवंस जो है निएंडरथल आधुनिक मानव दोनों से संबंधित है। इन दोनों निएंडरथल और आधुनिक मानव के साथ मिले, यानी कि इंटरब्रेड हो, ऐसा इसलिए कि तिब्बत में इंसान में डेनिसोवन के जीवन प्राप्त हुए हैं। होमो हिडलबर्गेसिस की बात करें, होमो हिडलबर्गेसिस को आधुनिक मानव और निएंडरथल दोनों का सामान्य कॉमन पूर्वज माना जाता है। होमो हिडलबर्गेसिस संभवतः अफ्रीका में रहते हैं। ठीक है, बंगाल गजट की बात करें हम लोग तो बंगाल गजट जो है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस पर कई विशेषज्ञों ने भारत के पहले समाचार पत्र बंगाल गजट को याद किया है। यानी कि भारत का पहला समाचार पत्र हिस्ट्री में आप पढ़ते हैं कि बंगाल गजट है। तो बंगाल गजट के बारे में आइए हम लोग देखते हैं। तो 29 जनवरी 1778 को, ठीक है, 29 जनवरी 1778 को हिक्कीज बंगाल गजट का कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर का प्रकाशन हुआ था। आयरिश मैन जेम्स अगस्टस हिक्की ने किया था। किसके द्वारा किया गया था, जेम्स अगस्टस हिक्की ने भारत का पहला मुद्रित समाचार पत्र बंगाल गजट प्रकाशित किया था। आप ये लाइन जो है हूबहू आप ये स्पेक्ट्रम में जाकर के देख सकते हैं। स्पेक्ट्रम के पीछे जो शॉर्ट शॉर्ट नोट्स बनाए हुए रहते हैं ना, उसमें सब ये मेंशन है ऑलरेडी। ठीक है, ब्रिटिश भारत की राजधानी कोलकाता पूरब में कोलकाता से प्रकाशित होने वाले अंग्रेजी भाषा साप्ताहिक समाचार पत्र था। ठीक है, तत्कालीन गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग को आलोचना छपने के बाद 1782 में इस समाचार पत्र को बंद कर दिया गया था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय गणितीय ओलंपियाड। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय गणितीय ओलंपियाड देखते हैं। भारत छात्रों के 6 सदस्यीय टीम ने अंतर्राष्ट्रीय गणितीय ओलंपियाड में 2024 में 4 स्वर्ण पदक जीता है, 1 रजत पदक और 1 ऑनरेबल मेंशन शामिल है। भारत ने पहली बार इस ओलंपियाड में 1989 में भाग लिया था।
तब से लेकर के अब तक ये सर्वोत्तम प्रदर्शन है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय गणितीय ओलंपियाड के बारे में अगर हम लोग देखें, ये हाई स्कूल के छात्रों के लिए गणित विषय पर वैश्विक स्तर पर यानी कि पूरे वर्ल्ड लेवल पे आयोजित होता है। इसके साथ ही चैंपियनशिप प्रतियोगिता होता है और ये हर साल एक अलग देश में आयोजित किया जाता है, ठीक है। ये पहला ओलंपियाड कब हुआ था? 1959 में रोमानिया में आयोजित हुआ था। इसके साथ ही स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक इसमें प्रदान किए जाते हैं। ये बेहतर प्रयास करने वाले जो भी छात्र होते हैं या छात्राएं होती है उनको ऑनरेबल मेंशन यानी प्राप्त होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं विश्व का सबसे पुराना कैलेंडर, ठीक है। विश्व का सबसे पुराना कैलेंडर, वर्ल्ड ओल्डेस्ट कैलेंडर डिस्कवर्ड किया गया है तो पुरातत्वविदों ने, ठीक है, दक्षिण तुर्की में, कहाँ पे? साउथ के जो तुर्की है यानी कि तुर्की के साउथ में एक प्राचीन स्थल गोबेकली टेपे, क्या नाम है? गोबेकली टेपे, यानी विश्व का सबसे पुराना मंदिर में विश्व का सबसे पुराना कैलेंडर की खोज किया हुआ है। इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल देखें तो ये क्या है? एक सौर चंद्र आधारित कैलेंडर है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका निर्माण संभवतः समय और खगोलीय घटनाओं को पता लगाने के लिए किया होगा। नक्काशी क्या है? भी आकार के प्रतीक प्रत्येक प्रतीक एक दिन का प्रतिनिधित्व करता है और इसमें 365 दिन और सौर वर्ष की प्रदर्शित करता है। अन्य प्रतीक की बात करें तो जानवर, अमूर्त डिजाइन को शामिल किया गया है जो संभावित रूप से महत्वपूर्ण घटना आधारित को चिन्हित करता है। और ऐतिहासिक महत्व की बात करें तो इसका निर्माण जो है 10,850 ईसा पूर्व के आसपास लगभग पृथ्वी पर किसी धूमकेतु गिरने की याद में कराया गया था, ठीक है। धूमकेतु के गिरने के कारण ये एक छोटा सा हिमयुग है और प्रारंभिक मानव समाज पर इसका प्रभाव पड़ा है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भारत की बुनाई शिल्पियां, ठीक है। तो वीविंग स्टाइल्स ऑफ इंडिया की बात करें, भारत में बुनाई की प्रचलित विधियां, देखिए ये जो है कसीदा जो एक कढ़ाई होता है यानी कि बुना जाता है, तो ये जम्मू कश्मीर में होता है। ऑलरेडी यहाँ पे आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर में है कसीदा। दूसरा आपसे पूछेगा कि फुलकारी कहाँ का है? कढ़ाई होता है, तो ये है पंजाब का, ठीक है। चंदेरी साड़ी ये मध्य प्रदेश में बनाया जाता है। हल्के सूती और रेशम वस्त्र वैदिक काल से प्रचलित है। जीआई टैग भी इसे मिला है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कुल्लूवी पट्टू, ये हिमाचल प्रदेश का क्या है? बुना हुआ यानी कढ़ाई किया हुआ चीज है, ठीक है। यानी कि कुल्लूवी पट्टू हिमाचल प्रदेश से है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बनारसी रेशम से बुना हुआ, ये उत्तर प्रदेश में ये मिलता है। मुगल कला से प्रेरित रूपांकन धातु के तारों और धागों का उपयोग किया जाता है, इसे भी जीआई टैग मिला है, तो आपको ध्यान में रखना है। मूंगा जो है असोम और गुडू या मिरिजिम बुनाई असम में होता है। ये कपास से बना हुआ, हाथ से बना हुआ एक कंबल है, तो ये इसे भी याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भागलपुरी सिल्क, ये बिहार में है, आपको यहाँ पे देख सकते हैं भागलपुर में भागलपुरी सिल्क जो है यानी कि रेशम से कढ़ाई किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मोइरंग फी जो है ये मणिपुर में कढ़ाई किया जाता है, आप यहाँ देख सकते हैं। पुआन बुनाई कढ़ाई का नाम है जो मिजोरम में होता है। पुरुष और महिला दोनों के द्वारा पहने जाने वाले पारंपरिक वस्त्र है। तो आपसे क्वेश्चन मिलान करने वाला पूछ सकता है, मोटा तौर पे 2-4 बार आप देखिएगा, याद हो जाएगा, ठीक है। तो पुआल बुनाई कहाँ है? मिजोरम से रिलेटेड है, वहां के महिला और पुरुष का परिधान है, पारंपरिक रूप से वस्त्र है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तो कह रहा है कि तांत क्या है? यानी कि एक बुनाई कढ़ाई है, तो ये बंगाल से रिलेटेड है। बोमकाई जो है ये उड़ीसा में बोमकाई जो है उड़ीसा में ये मिलता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो संबलपुरी बांध साड़ी, ये भी उड़ीसा में है। इक्कत या बंध कला तकनीकी का उपयोग करके निर्मित किया जाता है, इसे जीआई टैग मिला है, तो इसे भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कोसा जो है ये छत्तीसगढ़ में है, ये वहां बुनाई कटाई किया जाता है, ठीक है। पोचमपल्ली तेलंगाना में है, ठीक है, ये बुनाई कटाई होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पैठनी बुनाई, ये महाराष्ट्र में है। हाथ से जड़ी हुआ साड़ियां बनाने की पारंपरिक है। टेपेस्ट्री चित्रवनिका तकनीक के, इसे भी जीआई टैग मिला है, तो आपको ध्यान रखना है। मैसूर सिल्क जो है कर्नाटक में मिलता है। इलकल बुनाई कर्नाटक में है। शुद्ध रेशम या कपास के साथ मिश्रित रेशम की साड़ियां बनते हैं, जिसे जीआई टैग मिला है, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं
तो ये रहा कसाऊ। कसाऊ जो है ये भी एक बुनाई कढ़ाई होता है, ये केरल में मिलता है। कांचीपुरम की बात करें तो रेशम से बुना हुआ तमिलनाडु में मिलता है, जिसे जीआई टैग मिला है। पारंपरिक जो है पीट लूम का उपयोग करके बुनी जाती है। कंडागी बुनाई तमिलनाडु की बात करें तो गीले धागे का उपयोग करके बनता है ये, और इसे जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पोचमपल्ली तेलंगाना में। ये पोचमपल्ली जो है ये कढ़ाई बुनाई का काम होता है, तेलंगाना में से रिलेटेड है। उपदा उपदा जामदानी साड़ी आंध्र प्रदेश में मिलता है। हाथ से बुना हुआ वस्त्र जिसे कि मलमल के नाम से भी जाना जाता है, इसे जीआई टैग मिला है, तो अपन ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भारत के फसल उत्सव, ठीक है, यानी कि हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ इंडिया के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो भारत में फसलों से जुड़े पर्व त्योहार के बारे में हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए माघ साजी एक फेस्टिवल है, कहाँ मनाया जाता है, तो हिमाचल प्रदेश में। आप देख सकते हैं यहाँ पे शिशुर संक्रांत होता है, तो शिशुर संक्रांत जो होता है ये कश्मीर में मनाया जाता है। माघी संक्रांत या फिर उत्तरायण तो ये जम्मू में मनाया जाता है, ठीक है, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं। पंजाब में लोहड़ी इसको कहते हैं, ठीक है, यानी कि लोहड़ी जैसे हमारे यूपी हमारे बिहार में क्या बोलते हैं, खिचड़ी बोलते हैं, ठीक है, या फिर मकर संक्रांति बोलते हैं, वैसे ही पंजाब में लोहड़ी बोलते हैं, ठीक है। और जम्मू में माघी संक्रांत या फिर उत्तरायण फेस्टिवल बोलते हैं, इसी को संक्रांत बोलते हैं। जम्मू कश्मीर में सिसुर बोलते हैं, ठीक है। हरियाणा में शकरात कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं उत्तराखंड में उत्तरायणी या फिर घुघुतिया कहा जाता है, और उत्तर प्रदेश में किचेरी कहा जाता है, ठीक है। सिक्किम में माघ संक्रांति से कहा जाता है। असम में माघ बिहू या फिर भोगली बिहू के नाम से जानते हैं। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो मकर संक्रांति और बिहू कहते हैं। नागालैंड में मकर संक्रांति इसे कहते हैं, ठीक है। और सिक्किम में बात करें तो माघ संक्रांति के नाम से जाना जाता है। मणिपुर में भी मकर संक्रांति कहा जाता है। मिजोरम में बिहू के नाम से जाना जाता है। त्रिपुरा में मकर संक्रांति या पौष इसे कहते हैं। पश्चिम बंगाल में पौष संक्रांति कहते हैं, और मेघालय में बिहू संक्रांति कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बिहार झारखंड में मकर संक्रांति या सकरात कहा जाता है, ठीक है, या फिर कहीं कहीं खिचड़ी भी लिखेगा तो बिहार में कहा जाता है, ठीक है। उड़ीसा में मकर संक्रांति कहते हैं। तमिलनाडु में थाई पोंगल कहते हैं, ठीक है, थाई पोंगल तमिलनाडु में। नेक्स्ट है केरल में इसको केरल में क्या बोलते हैं, मकर विलकुकु, ठीक है। कर्नाटक में मकर संक्रांति या मकर संक्रांति कहते हैं। नेक्स्ट महाराष्ट्र में मकर संक्रांति बोलते हैं। गुजरात में उत्तरायण कहा जाता है। इसके एक नीचे और दिया है, इसे भी हम लोग देख ले। तो आंध्र प्रदेश में इसे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में क्या कहा जाता है, मकर संक्रांति, पेधा, पाडुंगा और भोगी कहा जाता है, ठीक है। ये सब एक ही का नाम है, मतलब कि जो खिचड़ी 14 से 15 नवंबर को जो नवंबर बोले सॉरी जनवरी में जो सेलिब्रेट किया जाता है, जिसे हम लोग मकर संक्रांति का बोलते हैं। तिलुआ जिसमें लाई दही चूड़ा खाया जाता है। तो ये फेस्टिवल का नाम जो है अलग अलग जगहों पे जैसे कि कोई आप हर जगह जगह चले जाइए, देख रहे हैं जम्मू कश्मीर में, उड़ीसा में, है ना, या फिर केरल में, तमिलनाडु में, एक ही फेस्टिव को अलग अलग सेलिब्रेट किया जाता है, अलग अलग नामों से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भारत का क्षेत्रीय नेतृत्व, ठीक है, यानी कि रीजनल जो डांसिंग है, क्षेत्रीय सॉरी 9 वर्ष के बारे में बात हो रहा है, न्यू ईयर्स के बारे में। तो इसे हम लोग थोड़ा देख ले एक नजर में। भारत में 9 वर्ष, ठीक है। देखो नौरे यानी जम्मू कश्मीर में नौरे कहते हैं। बैसाखी जो है उत्तर भारतीय राज्य और मुख्य रूप से पंजाब में बैसाखी कहते हैं। लोसर लद्दाख में कहते हैं, और लोसुंग सिक्किम में इसे कहा जाता है। बोगाह बिहू असम में कहा जाता है। इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। बेस्तु वरस ये गुजरात में कहा जाता है। गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र और गोवा में इसे कहा जाता है। इसके साथ ही सजीबू चेरोबा मणिपुर में कहा जाता है, और पहला बैसाख बंगाल में इसे कहते हैं। विषुवत संक्रांति उड़ीसा में कहते हैं, और पुतांडु जो है तमिलनाडु में कहते हैं। दूसरा हम लोग देखें तो यहाँ पे है उगाड़ी। उगाड़ी क्या कहा जाता है, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कहा जाता है। विशु केरल में कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अशोक के शिलालेख। तो अशोक के शिलालेख और इसके शिलालेख जो इंस्क्रिप्शंस है उस पे हम लोग थोड़ा देख ले। अशोक के अभिलेख,
यानी जेम्स प्रिंसेप ने वह पहला विद्वान था जिसने 1837 में सम्राट अशोक के अभिलेखों की व्याख्या करता है और सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने ही पढ़ा था। ठीक है, लिपियां और भाषा अधिकतर अभिलेख ब्राह्मणी लिपि में मिलता है। ये लिपि कुछ विविधता भी मिलती है, जैसे कि पूर्व में मगधी और पश्चिम में संस्कृत के, इसके अलावा अरमाइक और ग्रीक भाषा में भी द्विभाषीय अभिलेख भी प्राप्त हुआ है। विषय वस्तु की बात करें तो अभिलेखों में नैतिकता सुधार, साथ साथ व्यक्तिगत राज की नैतिकता पर भी बल दिया गया है। ये नैतिकता बौद्ध मूल्यों से भी प्रभावित होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये आप देख सकते हैं कि ये कंधार है। ठीक है, इसके बाद मोनसहरा, साहबगाजगढ़, तक्षशिला, ठीक है, टोपरा, बहापुर, बैराट, भाबरू, गिरनार ये गुजरात का है, उज्जैनी, ठीक है, मध्य प्रदेश का, सांची मध्य प्रदेश, कौशाम्बी ये जो है कौशाम्बी है मध्य प्रदेश, गुर्जरा अभिलेख, ठीक है, ये भी मध्य प्रदेश में है, सारनाथ उत्तर प्रदेश में है, निगाली सागर उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, रुमनदेई अभिलेख, रुमनदेई आपको बिहार में मिल जाएगा, रामपुरवा अभिलेख बिहार में मिल जाएगा, लौरिया नंदनगढ़ अभिलेख बिहार में मिल जाएगा, लौरिया अरेराज अभिलेख ये बिहार में मिल जाएगा। ठीक है, पाटलिपुत्र अभिलेख ये पटना के जस्ट निकट है, पहले पाटलिपुत्र के नाम से भी जाना जाता था इसे। ठीक है, इसके बाद सासाराम ये भी बिहार में मिल जाएगा। ठीक है, ये सब यहाँ देख सकते हैं, सब यहाँ लिखा है। कंधार जो है वर्तमान में बात करें तो ये हो जाएगा आपको कंधार, यानी कि क्या बोलते हैं इसको, पाकिस्तान में। ठीक है, बहुत सारा चीज है जो आप देख सकते हैं, सोपारा, इसके बाद सन्नति, शिशुपालगढ़, ठीक है, शिशुपालगढ़ आपको ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश के हिस्सा में हो जाएगा, जौगढ़, कलिंग ये सब आंध्र प्रदेश वाला हिस्सा में हो जाएगा। ठीक है, गौवी मठ, पालिका गुंड ये जो है सब आपको मिल जाएगा। ये आपका केरल कर्नाटक के पास है, ये सब आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 14 वृहद शिलालेख है। इसके विषय वस्तु क्या है, तो शिलालेख 1 में जीवों की बलि पर प्रतिबंध लगाया गया है, ये मेंशन है। शिलालेख 2 में क्या है, मनुष्यों और जानवरों के लिए चिकित्सा सुविधाओं जैसे कि सामाजिक कल्याण के आदेश दिया गया है। शिलालेख 3 में राज्यों के अधिकारी सुनिश्चित करने के लिए प्रजा धर्म पालन कर रही है, प्रत्येक 5 वर्ष धर्मानुशासन बताने के लिए राज्यों के दौरे पर जाएंगे। ठीक है, शिलालेख, चौथे शिलालेख में क्या क्या मेंशन है, तो हिंसा और धर्माचार धर्म महत्व के संबंधों को आदेश दिया गया है। 5वां शिलालेख में सभी के कल्याण के लिए आदेश, बंदियों को रिहा के लिए धन प्रदायगी और धर्म मात्रा की नियुक्ति किया गया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, कह रहे हैं कि 14 वृहद शिलालेख में छठा शिलालेख में क्या है, तो प्रभावशाली प्रशासन, राजकीय समाचार राजाओं के समक्ष प्रस्तुत करने की आदेश है। 7वां शिलालेख में धार्मिक सहिष्णुता, संयम करना, आत्मशुद्धि करना, उस पर महत्व पर बल दिया गया है। 8वां शिलालेख में धर्म के प्रचार के लिए धर्म यात्रा व्यवस्था, ब्राह्मणों को भ्रमणकारी भिक्षुओं को दान देना। 9वां शिलालेख में है मंगलाचारण, यानी कि समारोह आदि में मनोरंजन के कार्य करना, निरर्थकर कहा गया है इसे, और धम्म मंगलम धर्माचार को फलदायी बताया गया। ठीक है, शिलालेख 10वां शिलालेख की हम बात करें तो केवल धर्म के प्रचार के माध्यम से कृति की उपलब्धियां करना। शिलालेख 11वां में है दानशीलता, करुणा और अहिंसा जैसे मूल्यों के माध्यम से धर्म की व्याख्या करना। शिलालेख 12वां में इसमें लिखा गया है कि धार्मिक सहिष्णुता, अलग अलग संप्रदाय को अलग अलग के बीच परस्पर सम्मान संबंधी आदेश देना। 13वें शिलालेख में है कलिंग विजय का उल्लेख। 13वें, ये बहुत बार पूछा गया 13वां। ठीक है, कि कलिंग का उल्लेख किस शिलालेख में है, तो 13वां अभिलेख में है। ठीक है, इसका अशोक पर प्रभाव धम्म विजय को अपनाया गया था। 14वां शिलालेख की बात करें तो साम्राज्य के अलग अलग हिस्सों में धम्म लिपियों की इसमें लिखवाया गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्तंभ से रिलेटेड, तो अभिलेख 1 में इस तथ्य पर बल दिया गया था कि धर्म की तीव्र कामना, कठोर परीक्षा, अत्यधिक आज्ञा पालन, अत्यधिक भय अत्यधिक उत्साह के बिना लोक व परलोक में सुख की प्राप्ति कठिन है। अभिलेख 2 में है धर्म को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है और पापों के अभाव
और अक्षाकार दया दान सत्य पवित्रता को धम्म का विशेषता बताया गया है। अभिलेख 3 की बात करें तो आम निरीक्षण को प्रोत्साहित किया गया है। इसके साथ ही मनुष्यों को अपने अच्छे कर्मों के साथ साथ बुरे कर्मों पर भी विचार करना है। अभिलेख 4 में है कि न्यायिक प्रशासनिक और कार्यों के रज्जुकों की भूमिका का वर्णन किया गया है और न्याय कल्याण खुशहाली पर भी बल दिया गया है। अभिलेख 5वां में है कुछ जीवों का वध निषिद्ध किया गया है। जानवरों को क्रूरता पर रोक लगाया गया है। पशुओं को सुरक्षा प्रदान किया गया है। इसके साथ ही ऐसे निर्धारित किए गए हैं कि पशुओं का वध न किया जाए और उसके साथ कोई हानिकारक कार्य न किया जाए। ठीक है, ये अभिलेख 5वां में है। छठा अभिलेख में है लोगों के हित व सुख की वृद्धि के लिए धम्म लिपियां लिखवाने के बारे में बताया गया है। 7वां अभिलेख में है अशोक के अनुसार प्राचीन राजाओं की इच्छा थी कि प्रजा में धर्म की समुचित वृद्धि नहीं हुई और सम्राट से लोगों के बीच धर्माचरण को बढ़ावा देना है, यानी कि धर्म को फैलाना है। धर्म का उपदेश यानी कि धर्म को एक जगह से दूसरे जगह को उसको बढ़ावा देना है, फैलाना है उसके माध्यम से। ठीक है, इसके साथ ही धम्म का प्रभावी तरीके से प्रचार प्रसार दिया गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 3 लघु शिलालेख है। शिलालेख 1 में क्या है, यह शिलालेख अशोक के बौद्ध धर्म के मात्र उपासक के उसके सबसे उत्साही अनुयायी होने का प्रमाण है और वे बौद्ध संघ से जुड़ने के बाद बौद्ध धर्म के प्रबल अनुयायी बन गए थे। ठीक है, शिलालेख 2 में हम बात करें तो इसमें माता पिता वृद्धजनों के लिए आदर, जीवों के प्रति दयालुता और ईमानदारी पर बल दिया गया है। शिलालेख 3 की बात करें तो इसमें अशोक ने बुद्ध धम्म संघ की अपनी गहन आस्था का व्यक्त किया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भारत के ऐतिहासिक बंदरगाह यानी पोर्ट से रिलेटेड, हिस्टोरिकल पोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, यानी कि प्राचीन और पूर्व मध्ययुगीन पोर्ट से रिलेटेड। ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हैं 2023 में मुद्रा पोर्ट से रिलेटेड ऑलरेडी क्वेश्चन बन गया था। ठीक है, तो ज्यादा समय किल नहीं करेंगे। देन हम लोग देखते हैं ताम्रलिप्ति जो है ये पश्चिम बंगाल में है, तामलुक जिसे कहते हैं ये पोर्ट है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये पश्चिम बंगाल है और यहाँ पे ताम्रलिप्तिक तामलुक एक पोर्ट है। जो पूछेगा कहाँ पे है तो पश्चिम बंगाल में, मिलान करने के लिए मैं भी दे दे। नेक्स्ट है गुजरात में एक है बेरी गाजा, तो ये भरूच में है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ भरूच है और यहाँ पे एक पोर्ट है बेरी गाजा। ठीक है, पोर्ट है जो गुजरात में है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ये रहा चरितपुर, ये पालुरु या फिर कहीं कहीं पलुरु या फिर पालूर देखेगा, उड़ीसा में है। पोर्ट है, ये पोर्ट का नाम है। दंतापुर जो है देवन कत्र भी कहीं कहीं लिखेगा तो उड़ीसा में ये पोर्ट का नाम है। कलिंगपट्टनम कहाँ है तो उड़ीसा में है। ऐसा नहीं कि आप तमिलनाडु केरल मार के आ जाइएगा। ठीक है, आप एक बार ध्यान दे लीजिएगा, 2 से 3 बार इसे सुन लीजिएगा, याद हो जाएगा। नेक्स्ट है घंटासाला क्या है, एक पोर्ट का नाम है, ये आंध्र प्रदेश में है। मोतुपल्ली कहाँ है तो आंध्र प्रदेश में, ये पोर्ट का नाम है। मछलीपट्टनम जो है ये भी आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, ये पोर्ट का नाम है। पुडुचेरी की बात करें तो अरिकामेडु जो है, ये अरिकामेडु से बहुत बारी क्वेश्चन आ गया है। आप पीसीएस के क्वेश्चन उठा के देख लेना, उसमें भी अरिकामेडु के बारे में जिक्र है। तो अरिकामेडु जो है पोर्ट का नाम है, पुडुचेरी में है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं तमिलनाडु में कौन कौन पोर्ट है। पुहार पोर्ट है, पुम्पहार पोर्ट है, कावेरीपत्तनम पोर्ट है, कारौग पोर्ट है, तोंडी पोर्ट है, नीरप्पय्यारूर पोर्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है केरल में टिंडिस पोर्ट पूछ देगा कहाँ पे है तो केरल में है। मुजिरिस पोर्ट या फिर मुचिरी पोर्ट बोल देगा तो ये केरल में है। कर्नाटक में मंडगौर या फिर मैंगलोर बोल देगा, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कर्नाटक में है। महाराष्ट्र में कौन कौन सा है, यानी कि एंशियंट टाइम और मेडाइवल टाइम की बातें हो रहा है तो कल्लीना जो है या फिर कल्याण कहीं कहीं लिखा रहेगा तो ये महाराष्ट्र में पोर्ट का नाम है। सुपारा या फिर सोपरा पोर्ट, तो सोपारा पोर्ट ये महाराष्ट्र में है। सैमिला पोर्ट या फिर चौल पोर्ट तो महाराष्ट्र में है। पलापटे में पोर्ट जो है या फिर कहीं कहीं दाभोल पोर्ट मिलेगा, ये भी महाराष्ट्र में है। बाइजेंटियम पोर्ट या फिर विजयदुर्ग ये महाराष्ट्र में है। दूसरा पूछेगा मेलीजिगारा पोर्ट या फिर राजापुर पोर्ट का है तो महाराष्ट्र में। ठीक है, तो इतने सारे पोर्ट्स हैं जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भारत में विश्व धरोहर स्थल यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में हम लोग देखते हैं। भारत में यूनेस्को विरासत यानी कि विश्व विरासत स्थल के बारे में हम लोग देखें तो देखो ली काम्बोजी के स्थापत्य कार्य ये चंडीगढ़ में स्थित है। ये वर्ल्ड हेरिटेज में ऑलरेडी मेंशन है।
कालका, कालका शिमला रेलवे स्टेशन को भी वर्ल्ड हेरिटेज में मेंशन है, ये हिमाचल प्रदेश का है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क संरक्षण क्षेत्र जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दिल्ली में कौन कौन सा है, तो कुतुब मीनार और इसके स्मारक को भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है। लाल किला परिसर को भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा गया है। हुमायूं का मकबरा जो दिल्ली में है इसको भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है। दूसरा उत्तराखंड में क्या क्या है, नंदा देवी पर्वत और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, इसे भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा गया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की बात करें, आगरा का किला जो है, ठीक है, आगरा का किला इसे भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है। फतेहपुर सिकरी जो उत्तर प्रदेश में है ये भी आपको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है, और ताजमहल को भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा गया है। नेक्स्ट है बिहार में हम लोग देखें तो नालंदा महाविहार को भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा गया है, पुरातात्विक स्थल है। महाबोधि मंदिर परिषद बोध गया में है, इसको भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा गया है। सिक्किम में जो है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, इसको भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा गया है। नेक्स्ट हम लोग असम में देखते हैं तो मोइदम्स, जो हम लोग फर्स्ट टाइम में ही मोइदम्स के बारे में भी चर्चा किए थे, इसे रिसेंटली जो है इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा गया है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को भी रखा गया है। मानस वन्यजीव अभ्यारण्य को भी रखा गया है। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मध्य प्रदेश में खजुराहो समूह के स्मारक वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। सांची के बौद्ध स्मारक मध्य प्रदेश में है, इसको भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा गया है। भीमबेटका के शैलाश्रय, इसको भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा गया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, देखो गुजरात में धौलावीरा हड़प्पा स्थल है, इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा गया है। रानी का वाव 2016 के समथिंग इसको शायद वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा गया था। ठीक है, पाटन को भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा गया। ऐतिहासिक शहर अहमदाबाद को भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा गया है। चंपानेर पावागढ़ पुरातात्विक उद्यान को भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, देखो महाराष्ट्र में तो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, ये पूर्व में विक्टोरिया टर्मिनल्स, इसको भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा गया है। विक्टोरियन गोथिक और आर्ट इको इंसेबल्स, ये मुंबई में है यानी महाराष्ट्र में, इसे भी वर्ल्ड हेरिटेज में रखा गया है। इसके साथ ही बात करें तो पश्चिमी घाट को भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा गया है। एलिफेंटा की गुफा को भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा गया। अजंता की गुफा, इसको भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा गया है। एलोरा की गुफा को भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा गया है। सब महाराष्ट्र में है। गोवा में अगर हम लोग देख ले तो गोवा के चर्च और कॉन्वेंट्स को भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कर्नाटक का, तो कर्नाटक में ये क्या क्या है, पट्टदकल में स्मारकों का समूह को भी रखा गया है। हम्पी में स्मारकों के समूह जो कर्नाटक है। पश्चिमी घाट होयसल के पवित्र मंदिर समूह, सबको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा गया। पश्चिमी घाट केरल में है, इसको भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा गया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं तमिलनाडु में महाबलीपुरम स्मारक समूह को भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा गया है। महान प्राणवान चोल मंदिर, इसको भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा गया है। और पश्चिमी घाट को भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा गया। नीलगिरी पर्वत रेलवे जो है उसको भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं उड़ीसा को, तो उड़ीसा के सूर्य मंदिर और कोणार्क मंदिर दोनों को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा गया है। ये उड़ीसा यहाँ है, आप देख सकते हैं, ये आंध्र प्रदेश से बॉर्डर लगता है, छत्तीसगढ़ से लगता है। यहाँ आप देख सकते हैं तेलंगाना के बारे में हम लोग देख ले। काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर जो है इसको भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा गया है, जो रमम्पा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट हम लोग पश्चिमी घाट में देखते हैं दार्जिलिंग पर्वत, तो पश्चिमी घाट में ही दार्जिलिंग पर्वत रेलवे जो है इसको भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा गया है। सुंदरवन नेशनल पार्क, इसको भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा गया है। और शांति निकेतन 2024 में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्योंकि 2024 में ही इसे 2024 यानी जो 16 जून को एग्जाम हुआ था यूपीएससी का, इसमें आप देख लेना शांति निकेतन वर्ल्ड हेरिटेज साइट वाला आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। दुर्गा पूजा से भी रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो रखा गया था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये लास्ट बचा है आपका, सांस्कृतिक स्थल कितना है टोटल, तो 35 है। प्राकृतिक स्थल 7 है। मिश्रित स्थल 1 है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, गाइस कंप्लीट हो चुका है पूरा, तो इसे जितना हो सके 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार जितना हो सके आप लोग सुन लोगे ना एटलीस्ट, तो कहते हैं ना कुछ चीजें सुनने से भी याद होती है। कहीं शांत दिमाग करके एकांत में जहां अकेले बैठ जाना,
ईयरफोन आप लोग लगा लेना, एटलीस्ट 2 से 3 बार 4 बार 5 बार जितना टाइम हो 2x करके वीडियो को फास्ट करके सुन लेना। 1 घंटा का है तो आधा घंटा में हो जाएगा। ये समझ रहे हो, 1 साल का पूरा आर्ट एंड कल्चर है, जो आप मेरे ख्याल से पूरे वीडियो को 3 घंटा में आप वो 2x करोगे तो सुन सकते हो, पूरे 1 साल का। उसे 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार सुन लो। इसके बाद A4 साइज पेपर लेके लिखने का कोशिश करो, कितना याद है, कितना भूल रहे हैं, कितना हमने सुना है। आपका मेमोरी टेस्ट भी हो जाएगा। इसके साथ ही जो है हम MCQ ये सब का बना करके लेके आ रहे हैं, उसमें आप टेस्ट लगाएंगे, उसमें भी आपका पता चलेगा कि आपके दिमाग में कितना सेव हुआ है। तो चलो गाइज, ज़्यादा हम समय किल नहीं करेंगे क्योंकि मेरे पास भी समय कम है, मेरे को भी पढ़ाई करनी होती है, ठीक है। एंड गाइज हम सोच रहे हैं ना कि आप लोग को डेली करेंट अफेयर्स कराऊं, लाइक विथ स्टैटिक के साथ, ताकि क्वेश्चन जो है कोई भी स्टेट PCS के लिए या UPSC के लिए कहीं से भी, क्योंकि आप देखते हैं करंट अफेयर्स का वेटेज कितना है, करंट अफेयर्स के लिए आप लोग टेंशन मुक्त रहो, वो भी स्टैटिक पोर्शन के साथ, क्योंकि बहुत सारे के पास बुक अवेलेबल नहीं होते हैं, बहुत सारे के पास है चलो वो अपना पढ़ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं, क्योंकि हम लोग तो बहुत सारा चीज़ें हैं जो 15,000 20,000 25,000 का भाई हम लोग मंगवा लेते हैं, खरीद करके पढ़ लेते हैं। बहुत सारे लोग के पास पता ही नहीं है कि हाँ ये सारी चीज़ कहाँ से मिलेगा, कहाँ से मंगवाए, कहाँ से क्या करे। तो उन लोग का देखोगे तो बहुत ऐसे ही प्रीलिम्स तक समय निकल जाता है, अब पता चलता है कि हमारा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ है। तो कुल मिला के हम ये चाह रहे हैं ना कि बहुत सारे स्टैटिक का पोर्शन ढूंढने जाओगे, सपोज करो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट से रिलेटेड ये जो है तेलंगाना का काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर को रखा गया है, रामप्पा मंदिर के नाम से जो जाना जाता है। तो आप समझ सकते हो कि इसे फिर अब जाओगे स्टैटिक पोर्शन में ढूंढोगे कि ये कब एस्टेब्लिश हुआ, कहाँ पे स्थित है, किस स्टेट में, ढूंढोगे तो टाइम लगेगा। लेकिन हम सोच रहे हैं ना कि करंट अफेयर्स में ही विथ स्टैटिक, जो भी करंट अफेयर्स, जैसे हम द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस डेली पढ़ते हैं, तो आप सभी कहिएगा तो उसका हम कंपाइलेशन डेली लेकर के आएंगे। बट आप सभी को कमेंट में जरूर बताना होगा, क्योंकि मेरी ये नया चैनल है और आप सभी को ही सपोर्ट से ही मतलब हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा समय किल नहीं करेंगे, आप लोग मन लगा के पढ़ते रहिए। फिर हम नया वीडियो के साथ फिर कल मिलते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत गाइस, गुड नाइट, टेक केयर ऑफ यू।